Karachi, residents debris of yet another bomb blast. धमाके से कई अफराद जख्मी हो चुके हैं। पहले गोलियां चलाते थे लोग, अब ग्रेनेड फेंक दिए। 60 से ज्यादा अफराद शरपसंदी की नजर हुए। सामे वाला क्या कर रहे हैं? कानों में रुई टूसे हुए, अंधे हैं, नशे में टूने, क्या कर रहे हैं वो? जवानी तक, अब मेरे ख्याल से अब उम्र बुढ़ापे तक भी जारी है। हमने कभी अमन व अमान नहीं देखा कराची की गलियों में। ये वो ज़माना था जब कराची दहशतगर्दी के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। कुछ लोग तो कहते हैं ये 90s से भी ख़तरनाक ज़माना था। लियारी गैंगस्टर्स, MQM, ANP, तालिबान और अलकायदा समेत दुनिया की हर छोटी बड़ी दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर पर कब्ज़े की कोशिश में मसरूफ़ थी, और हुकूमत वो अपने दहशतगर्दों को असलहा पहुँचा रही थी। मैंने 3 साल में 3 लाख लाइसेंस दिए उनको, किस लिए दिए हैं? आप लोगों ने शादी ब्याह के लिए, एक बंदूक के लिए? पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले, स्टूडेंट्स, माइनॉरिटीज, बिजनेसमैन और सहाफ़ी सब निशाने पर थे। वैसे तो कराची वालों को 90s से ऐसी खबरों की आदत हो चुकी थी, लेकिन इस बार एक चीज़ मुख्तलिफ थी, और वो थी इन किलिंग्स की CCTV वीडियोस, जिनमें दहशतगर्द कराची की किसी मसरूफ सड़क पर सैकड़ों लोगों के सामने अपने टारगेट को निशाना बनाते, फिर किसी बाइक या गाड़ी पर बाआसानी वहां से निकल जाते। तकरीबन हर वारदात में यही स्क्रिप्ट रिपीट हो रहा था, मगर पुलिस फिर भी इन टारगेट किलर्स को पकड़ने में नाकाम थी। 13 जनवरी 2011 की रात 9:30 बजे लियाकताबाद सुपरमार्केट के बिल्कुल सामने ऐसा ही एक कत्ल हुआ, लेकिन इस बार पुलिस कातिलों को ट्रेस करने में कामयाब हो गई। ये कामयाबी एक जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा था। उन टीम मेंबर्स के नाम याद रखिएगा। पुलिस इन्फॉर्मर रजब बंगाली ने गाड़ी ट्रेस की, कांस्टेबल आसिफ रफीक ने गाड़ी की निशानदही और तस्दीक की, हेड कांस्टेबल अरशद कुंडी ने गाड़ी रिकवर की, और इस तमाम कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे SHO शफीक तनोली। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इस अर्ली ब्रेक थ्रू के बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं। कत्ल के सिर्फ 16 दिन बाद इन्फॉर्मेंट रजब बंगाली की बोरी बंद लाश मिलती है। फिर इसके सिर्फ 2 दिन बाद कांस्टेबल आसिफ रफीक को भी कत्ल कर दिया जाता है। अगले महीने SHO शफीक तनोली के भाई नवीद अहमद को गुलशन इकबाल में निशाना बनाया जाता है, और फिर 2 महीने बाद बाइक रिकवर करने वाले अरशद कुंडी को कत्ल कर दिया जाता है। अगले साल केस की समाअत से सिर्फ 2 दिन पहले एक बहुत ही अहम गवाह हैदर अली को उनके घर के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। 2 साल बाद केस के वकील नेमत अली रंधावा को निशाना बनाया जाता है, और 3 साल बाद SHO शफीक तनोली भी बिलाखिर एक बम धमाके में मारे जाते हैं। एक कत्ल को छुपाने के लिए 9 मजीद अफराद मारे गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा हाई प्रोफाइल शख्स था जिसके कातिलों को छुपाने के लिए ये सब किया गया। वो शख्स था हमारा भाई, शहीद सहाफत वली खान बाबर। आज की वीडियो में हम इस हौलनाक वाक़ये से पर्दा उठाएंगे, हर कत्ल की तफसील बताएंगे, कौन, कब, कैसे और क्यों मारा गया, केस को कराची से 450 किलोमीटर दूर क्यों मुंतकिल किया गया, और सबसे अहम सवाल, 28 साला वली खान बाबर ऐसी कौन सी स्टोरी पर काम कर रहे थे कि इनको कत्ल किया गया, और इस कत्ल को छुपाने के लिए कई और कत्ल किए गए। सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि वली को सच ढूंढने के जुर्म में कत्ल किया गया था, और यही वजह है कि ये कहानी हमारे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि हम भी पिछले कई सालों से सच की कीमत अदा कर रहे हैं। अब तक रफ्तार पर पैका के काले कानून के तहत 3 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। वो चाहते हैं कि हम खामोश हो जाएं, वो रफ्तार को रोकना चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि रफ्तार बढ़ती रहे तो यहाँ अपने लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ पेट्रियन पर भी हमें सपोर्ट करें। तो फिर शुरू करते हैं। 1950s में मुल्क भर से लोग बड़ी तादाद में कराची में आबाद हुए। उनमें से एक बलूचिस्तान के इलाके जोब के बाबर खान भी थे, जो रोजगार की तलाश में कराची चले आए। कराची उनके लिए अच्छा फाल साबित हुआ और कुछ ही दिनों में वो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर बन गए। 1965 में उन्होंने अपने खानदान को भी कराची बुला लिया। 9 अफराद के इस घराने में कराची आने के 22 साल बाद 5 अप्रैल 1982 को एक और फर्द का इजाफा हुआ। बाबर खान का 5वां बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया वली खान। 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा होने की वजह से वली बचपन में लाडला था और बड़े होकर घर की जिम्मेदारियों से आज़ाद। उस पर कारोबार करने या घर संभालने का कोई बोझ नहीं था। इसीलिए उसने कराची यूनिवर्सिटी में अपने शौक के मुताबिक इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वली के भाई बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में वो ANP के स्टूडेंट विंग के करीब था, लेकिन वो इन नौजवानों में शामिल नहीं था जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो बस ANP को पसंद करता था
और किसी हद तक उनके प्रोग्राम्स में भी शामिल होता रहता था। वली खान बाबर को पढ़ाई के दौरान ही सहाफ़त का शौक़ हो गया और उन्होंने इसी को अपना कैरियर बनाने का फैसला कर लिया। उनकी पहली जॉब रंग टीवी में थी, जहां उन्होंने कुछ महीने इंटर्नशिप की। लेकिन मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद सहाफ़त के हर तालिब इल्म की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल जियो न्यूज़ पर काम करें। उन्हीं दिनों वली बाबर को पता चला कि जियो की हायरिंग टीम बीच लग्जरी होटल में मौजूद है। चलिए आपको बीच लग्जरी होटल ही लिए चलते हैं, जहां जियो इंग्लिश में काम करने के कई ख्वाहिशमंद नौजवान जमा हैं। वहां उनके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं और ट्रेनिंग भी, और उनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी अवैस तौहीद साहब की है। 2007 का वाइल था। जियो के प्लेटफॉर्म से मैं एक टीम की तश्कील दे रहा था जिसमें एक्सपीरियंस, यंग, फ्रेश लड़के लड़कियां हों जो अपनी एनर्जी लेकर आएँ। तो हमने क्या किया कि जो 25-30 लोग एक सेलेक्ट किए, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग रखी हमने बीच लग्जरी होटल में। वली बाबर भी फ़ौरन बीच लग्जरी होटल पहुंच गए और ढूंढते ढूंढते बिलाखिर अवैस तौहीद तक पहुंच ही गए। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में खुद को पेश किया वो इंतहाई दिलचस्प था। कॉफ़ी शॉप में ही था तो और रौनक लगी हुई थी, उसी में ये 2 लोग आए। वली खान बाबर उसमें था, वो तो नाम मुझे बाद में पता चला। कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, मैं वली बाबर हूँ और ना मैं बर्गर हूँ, ना मैं बाहर कैम्ब्रिज या बर्कले या कोलंबिया का पढ़ा हुआ हूँ। मैं यहीं कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स मेरा इंटरेस्ट है। आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पे पूछ लें, लोकल पॉलिटिक्स पे पूछ लें। और मैं अंग्रेज़ी फरफर नहीं बोलूँगा लेकिन कर लूँगा, आप मुझे बताएं तो मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई जगह है? मैंने कहा क्या हुआ यार, आओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जगह है यार, है, मैं खुद मिडिल क्लास का हूँ। तो खैर उसका मुझे लगा कि वो एक जैसे तमन्नाइयों वाला नौजवान होता है, खूबसूरत नौजवान बैठे। तो फिर मैंने और इमरान असलम ने, मैंने फिर इमरान को कहा कि भाई ये लड़का जो है इसके अंदर है एक बात कि ये करना चाहता है। जब हम इतने लोगों को चांस दे रहे हैं, इसको क्यों नहीं दे सकते? ले लिया उसको रिपोर्टर हमने। यूं वली जियो टीम का हिस्सा बन गया। वली बाबर से मुतालिक अक्सर रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वो कराची गैंग वॉर और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन उनके साथ डेस्क पर बैठने वाले उनके कलीग बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वली जो थे बुनियादी तौर पर एक तासर वाक़ये के हवाले से या वाक़ये के बाद या पहले मिलता है कि वो क्राइम रिपोर्टर थे। वली बाबर ने कभी भी कोई हादसाती तौर पर एक आध कोई क्राइम की स्टोरी की हो तो की हो, अदरवाइज़ वो तो थोड़ा कल्चरल चीज़ों में थे। अवामी नेशनल पार्टी या इस टाइप की जो तंजीमें थी उनकी कवरेज करते थे। अगर आप न्यू ईयर की बात करें तो न्यू ईयर पे अगर CVU के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में आपको पता है कि पश्तून और दीगर कौमियतों के लोग बैठ के बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, तो वो उनकी जो न सिर्फ कवरेज करते थे बल्कि हमने देखा कि उनकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं अभी भी, जिनमें वो खुद हल्ला गुल्ला करते थे। उसी तरह का पश्तो गानों के ऊपर डांस करना और हल्ला गुल्ला करना, उसमें वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वली खान बाबर मसाइल पैदा करने वाली स्टोरी से इतना दूर थे तो इनको निशाना क्यों बनाया गया? ये वाकई एक मिस्ट्री है और इसके मुताल्लिक कई थ्योरीज सहाफ़ती हलकों में मौजूद हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वली को उनकी कौमियत की वजह से निशाना बनाया गया। कुछ का अंदाज़ा है कि ANP से उनकी क़ुर्बत उनकी मौत की वजह बनी। बिलखुसूस पहलवान गोट में कुछ मुत्तहदा मुखालिफ अफराद से उनकी दोस्ती का जिक्र किया जाता है, लेकिन इन बातों पर यकीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कराची के बदतरीन दौर में भी सहाफ़ियों को सिर्फ उनकी शनाख्त या सियासी वाबस्तगी की वजह से कत्ल नहीं किया जाता था। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में किया जाता जब सहाफ़ी किसी ख़तरनाक स्टोरी करने पर बज़िद हो और उसको स्टोरी से पीछे हटाना ज़रूरी हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वली खान बाबर ऐसी कौन सी ख़तरनाक स्टोरी पर काम कर रहा था जिसने उसको मौत के मुंह में धकेल दिया? वो कौन सी बात किसको चुभी है? वो कौन सी कहानी का सिरा जो था जो तलाश कर रहे थे वली बाबर, वो आज भी मौमा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं उनके सारे साथियों से बात है, उनके असाइनमेंट एडिटर से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे वो बात समझ में नहीं आती कि कौन सी एक ऐसी स्टोरी कोई कर रहे थे और ना उनके बयान के अंदर कोई ऐसा था जिससे कोई तासुब का हो। इस हवाले से हमने कई लोगों से सवाल पूछा, वली के घर वालों से,
उसके कॉलीग्स तक सबसे सवाल किया और फिर हमें सुराग मिल गया। जियो में वली के कॉलीग और उनके कत्ल की तफ्तीश को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी अफजल डोगर ने हमें ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर हम हैरान रह गए। वो बताते हैं कि वली खान बाबर की एक दिन जिन्ना अस्पताल में वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान क्या बातचीत होती है वो आप खुद ही डोगर साहब की ज़ुबानी सुनिए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनको कहा कि भाई आपके अगर तप्पड़ है आपके अंदर, जैसे आप कहेंगे, आप अगर हिम्मत कर सकते हो तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ, आप उस पर काम करो। उनकी डिस्कशन हुई तो वो स्टोरी थी किसी खातून का जो इंटरव्यू करने की थी और उस इंटरव्यू को उन्होंने जो है वो अपने लिए बड़ा एक चैलेंजिंग समझा और उसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करूँगा और मैं चला के भी दिखाऊँगा। तो ये एक चैलेंज हुआ उनका जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ जो हमें पता चला। तो उसके बाद फिर वो उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हुए। बहुत जबरदस्त एंकर, एक पक्के पाकिस्तानी, वली बाबर का कत्ल हुआ। वो रोज चढ़ाते थे कि किधर है होम मिनिस्टर, इतने दिन हो गए उसका वादा पूरा नहीं हुआ। होम मिनिस्टर ने अपना वादा 6 तारीख को पूरा कर दिया। 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, नाम सारे आ गए, उन्हें पता है ये किन के लोग हैं और किन के कहने पे ये हुआ है। मुझे मालूम है आप अभी भी मुतमईन नहीं हुए। आखिर किसी खातून के इंटरव्यू का MQM से क्या ताल्लुक तो था और बहुत गहरा और मजबूत था क्योंकि वो खातून खुद बहुत अहम थी। उन दिनों की जो इन्वेस्टिगेशंस थी, हमने ज़ाहिर है हर पहलू पे हर लोगों से बात की, तो वो ये थी कि MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की जब अपनी अहलिया से डाइवोर्स हो गई थी तो उनको किसी ने चैलेंज किया था कि आप MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की जो साबका अहलिया हैं, मैं उनका इंटरव्यू आपको करा के देता हूं, अगर आप कर सकते हैं ऑन एयर, हिम्मत है तो जो इंकशाफात वो MQM के कायद के हवाले से कर रही हैं तो आप अपने टीवी के ऊपर नशर कीजिए, नशर करके दिखाएं। तो ये एक टास्क था जो उसने मैं समझता हूँ कि चैलेंज करके वो कबूल किया और उसके ऊपर उसने काम शुरू किया। एक लम्हे के लिए ये बात किसी टैबलॉइड में छपने वाली चटपटी अफवाह लगती है, इसीलिए हमने डोगर साहब की बात पर मजीद रिसर्च की। हमें यही थ्योरी ARY की 2020 की शाया होने वाली एक खबर में भी मिली, लेकिन हमें फिर भी तसल्ली नहीं हुई। हमने मजीद खोज लगाई तो हमें डॉन का एक आर्टिकल मिला जिसको लिखने वाले ने सिक्योरिटी वजूहात पर अपना नाम खुफिया रखा था, लेकिन उन्होंने जो लिखा था वो डोगर साहब की बात की तस्दीक करता है। 3 जून 2014 को शाये होने वाले इस आर्टिकल के अल्फाज कुछ यूँ हैं। अल्ताफ़ हुसैन इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि उनके काबिल एतराज़ सरगर्मियों से मुताल्लिक सबसे अहम डॉक्यूमेंट सबकी नज़रों से दूर लंदन हाई कोर्ट के फैमिली डिवीज़न में लॉक्ड है। उनकी साबिक़ अहलिया फ़ायज़ा गबोल की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात तक मीडिया की रसाई नहीं है, लेकिन जो लोग इस मामले को जानते हैं वो प्राइवेट महफिलों में बताते हैं कि वो इल्ज़ामात अगर सामने आ जाएं तो उनकी सियासी और समाजी साख को नुकसान पहुँचाएंगे। इस मामले की तह तक पहुँचने के लिए खबरों के अंबार में हमें रहमान मलिक के एक बयान के दरमियान में मौजूद एक चौंका देने वाली लाइन नज़र आती है। 6 मार्च 2016 को दी न्यूज़ में रहमान मलिक का एक बयान शाया होता है जिसमें वो कई बातों के दरमियान एक बात ये भी करते हैं कि उनकी काफ़ी दिनों से अल्ताफ़ हुसैन से कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर तस्लीम किया कि जब अल्ताफ़ हुसैन की अहलिया फ़ायज़ा गबोल ने तलाक़ के लिए कोर्ट से रुजू किया तो अल्ताफ़ हुसैन ने रहमान मलिक से रब्ता किया ताकि मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जाए। इन दोनों खबरों से मालूम होता है कि अल्ताफ़ हुसैन की तलाक़ की ऐसी कुछ डिटेल्स ज़रूर थीं जो अगर सामने आ जाती तो उनको शदीद नुकसान पहुँचाती। यही नहीं, अल्ताफ़ हुसैन एक्टिवली कोशिश कर रहे थे कि ये मामला कोर्ट या पब्लिक में बिल्कुल भी ना जाए, और शायद यही वजह थी कि वली बाबर ने जब इस लीड पर काम करना शुरू किया तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई, कहीं और से नहीं, जियो के दफ्तर से ही। वली बाबर ने जब ये चैलेंज कबूल किया कि उसने MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की जो साबका अहलिया का इंटरव्यू करना है, तो उसको सबसे पहले ये था कि उनको कवरेज के लिए जाएगा उनके साथ कौन। जब वो इंटरव्यू करके लाएंगे, सनसनीखेज इंकशाफात लेकर आएंगे, वो ऑन एयर होंगे नहीं होंगे, ये पॉलिसी तो बात की थी। तो उन्होंने अपने कुछ राजदार जो लोग थे उनके साथ वली बाबर ने जो है वो बात की कि उनको कैमरा चाहिए। तो उस कैमरे के लिए उन्होंने जिन लोगों से बात की तो उसके बाद वो कैमरा उसको मिलना था अगले 1-2 दिन तक, लेकिन इस दौरान आई थिंक कि उसने किसी ऐसे शख्स से भी बात कर ली होगी जो बात 90 पहुंची, 90 से फिर MQM कायद अल्ताफ़ हुसैन तक पहुंची। तो अल्ताफ़ हुसैन किसी भी सूरत ये नहीं चाहते थे कि उनकी साबका अहलिया का जो इंटरव्यू है रिकॉर्ड हो या वो टीवी पर ऑन एयर हो। टीवी पर ऑन एयर होना तो बाद की बात थी कि रिकॉर्ड पे ही आए कोई ऐसी चीज़ वो नहीं चाहते थे।
MQM का मिलिटेंट विंग अलर्ट हो गया। लड़कों की टीमें बन गईं। रैकी से लेकर पीछा करने तक हर किसी को उसकी ड्यूटी बता दी गई। भाई की तरफ से हुक्म था कि अगर वली ऑफिस से निकलकर डिफेंस की तरफ जाता है तो उसको रोका जाए, और अगर अपनी घर की तरफ जाता है तो उसको कुछ ना कहा जाए। और फिर 13 जनवरी का दिन आ गया। वो वली बाबर के लिए एक मसरूफ दिन था। उस दिन पहलवान गोट में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, जिसकी कवरेज वली बाबर कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था, वो अब इख्तिताम पजीर हो गया है। उस वक्त में वो देख रहा था जब वो बीपर दे रहा था, उस शाम को मेरे ख्याल में सनसेट का वक्त था। तो मैंने अमजद बशीर को फ़ोन किया। मैंने कहा ये लाइव बीपर दे रहा है और ये लैंड माफिया के खिलाफ हो रहा है, सब खैर खैरियत? हाँ बिल्कुल, वापस अभी बस आने वाला है। मैं कहा चलो ठीक है। वली बाबर कवरेज मुकम्मल करके ऑफिस आए, अपना मामूल का काम मुकम्मल किया और रात 8:30 बजे के करीब ऑफिस से निकल गए। वो अपनी सिल्वर सुजुकी कल्टस में बैठे। उधर हिटमैन की टीम देख रही थी कि वली किधर का रुख करता है। वो अपने घर की तरफ जाता है या डिफेंस की तरफ, जहां मुबैना तौर पर अल्ताफ हुसैन की साबिक अहलिया रिहाइश पजीर थी। अपनी कल्टस गाड़ी में वो निकलते थे। SM लॉ कॉलेज के पास उनकी गाड़ी खड़ी होती थी। वहाँ से निकल के वो सदर जाते थे। सदर से वो रास्ता लेते थे न्यू परेडी स्ट्रीट का, जिसके बाद वो पीपल्स चौरंगी से जाते थे गुरुमंदिर। गुरुमंदिर से फिर टिनहट्टी का रोड है, ये लेते हुए फिर SM तौफीक रोड से, फिर इशारा पाकिस्तान से, फिर आयशा मंजिल से ये नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ जो है वो मुंतकिल हो शिफ्ट हो जाते थे रोड पे। उस दिन भी वली बाबर ने यही रूट लिया, लेकिन जब लियाकताबाद सुपरमार्केट के मुकाम पर ट्रैफिक जैम में उनकी गाड़ी रुकी तो पीछे से एक बाइक से 2 नकाबपोश अफराद उतरे। उनमें से एक उसके करीब आता है। दोनों के दरमियान कुछ बातचीत होती है और फिर मोटरसाइकिल सवार पॉइंट ब्लैंक से वली बाबर पर गोलियां चला देता है। 4 से 5 फायर की आवाज आती है और फिर एक सुजुकी कल्टस तेजी से वहां आती है, जिसमें बैठकर कातिल फरार हो जाते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल के सहाफ़ी को शहर के बीचों बीच कत्ल कर दिया जाता है और कातिल आसानी से बच निकलते हैं। कुछ देर होगी, घंटा 2 घंटे के बाद पता चला कि फायरिंग हुई है। वली बाबर की गाड़ी पे फायरिंग हुई है और शदीद जख्मी है और रिपोर्टर्स के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये शदीद जख्मी है। कहा कि जी, थोड़ी देर बाद आया कि जी वली बाबर जो है वो जवान उम्री में और इतने ज़ख्म थे कि वो नहीं उससे सरवाइव कर सके। मैं couldn't believe it। सुखन तराज के फिक्र फन में, हमारी यादों की अंजुमन में, हसीन चेहरा ज़हीन चेहरा, वो एक चेहरा जो बोलता था, मगर वो चेहरा गए दिनों की हसीन यादों का नक्श बनकर हमारी आंखों में बस गया है। लाला चलो नाश्ता करने, आज पूरी खाऊंगा। वो पैकरे रंग नूर बनकर चरागे बज़्मे वफा के सांचे में ढल गया है। रात का वक्त था, हम उनके घर पे गए। सारे उनके साथी जो थे, जितने भी रिपोर्टर्स वगैरह, आंखों में आंसू थे। उनकी लाशें को कंधा देना, आप ये समझ लें कि जैसे उर्दू फिक्शन में कहते हैं ना कि सबसे बड़ा गम अगर दुनिया में होता है तो वो माँ बाप पे उस वक्त होता है जब उनकी जवान औलाद का जनाजा उनके कंधे पे हो। तो एडिटर भी जो है वो एक फादरली फिगर होता। मुझे भी ऐसी लगा कि मेरे कंधे पे उसका जनाजा हो, उसका लाशा हो, जिसको मैं वेलकम करके इस प्रोफेशन में लाया था। तो ये बहुत भारी होता है। एक और मकतूल के अहले खाना पुरनम आँखों के साथ शिकवा कुना थे। अफसोस के साए शहर भर में छाए हुए थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि गम के ये साए अभी मज़ीद गहरे होंगे। जो खून बहा है उसका असर मिटाने के लिए अभी मज़ीद खून बहेगा, और एक मौत के गम में झुक जाने वाले कंधे जनाजे उठा उठा कर अभी मज़ीद निढाल होंगे। वली खान बाबर के कत्ल के बाद पुलिस हरकत में आ गई। सिंध के वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा खुद इस केस को देख रहे थे। इंस्पेक्टर शफीक तनोली की क़यादत में पुलिस की टीम और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने तहकीकात शुरू की, और इन तहकीकात का पहला मरहला इस गाड़ी को तलाश करना था जिसमें कातिल फ़रार हुए थे। जल्द ही पुलिस ने रजब बंगाली नाम के एक इन्फॉर्मेंट की मदद से गाड़ी का पता लगा लिया, और कुछ ही दिनों में पुलिस ने अबुल हसन इस्फहानी रोड पर वाक़े मुल्ज़िम लियाकत शेख के घर से गाड़ी बरामद कर ली। ये खुशखबरी जब वली खान बाबर के साथियों और केस को कवर करने वाले सहाफ़ियों तक पहुँची
तो वो फौरन मुतल्लिका थाने में पहुंच गए। वहाँ उनकी रजब बंगाली से भी मुलाकात हुई, जो कि रजब बंगाली की आखिरी मुलाकात साबित हुई। थाने पहुंचे तो हमारी अरशद से बात हुई। अरशद ने हमें रजब बंगाली दिखाया कि ये रजब बंगाली है जिन्होंने गाड़ी बरामद करवाई है, लेकिन ये नहीं बताया, उसकी वीडियो हमने नहीं ली थी, ना उसकी तस्वीर हमने ली थी। अब सिर्फ उससे मुलाकात, उसने बताया कि ये फलां अफसर के घर पे गाड़ी थी और कपड़ा डाल के उन्होंने खड़ी की थी, लेकिन उनको पता था कि ये गाड़ी इस नंबर पे होती है, इसलिए उन्होंने बरामद करा दी। वेरी नेक्स्ट डे रजब बंगाली जो था वो उसकी लाश मिलती है गुलशन इकबाल में, बोरी में बंद। और अगली अलार्मिंग जो बात निकली वो थी कि उस लाश के साथ बोरी से एक पर्ची भी मिली, जिस पर्ची पर जो था वो उस अरशद कुंडी जो तफ्तीशी अफसर था उसका नाम लिखा हुआ था। और अभी सब इस शौक से निकले नहीं थे कि 2 दिन बाद पुलिस टीम के एक और रुकन इंस्पेक्टर आसिफ रफीक को भी कत्ल कर दिया गया। अभी एक कत्ल का असर खत्म नहीं होता था कि उनको दूसरा धचका लग जाता था। केस की तफ्तीश में शामिल अहम अफराद एक एक करके कत्ल हो रहे थे। पुलिस ज्यादा अलर्ट हो गई। इंस्पेक्टर अरशद कुंडी, एनी गवाह हैदर अली और टीम हेड इंस्पेक्टर शफीक तनोली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सिर्फ यही नहीं, इन तमाम अफराद को पुलिस ने महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया। रजब बंगाली की लाश के साथ मिलने वाली पर्ची पर क्योंकि इंस्पेक्टर अरशद का नाम था, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए भी खुसूसी एहतमाम किया गया। गाड़ी की बरामदगी की तफ्तीश जो थी वो उससे वापस लेके उसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड ये किया कि उसको गुलजार हिजरी थाना था, उसके जो पीछे जो उनकी कॉलोनी थी पुलिस की, उसके अंदर वो रिहाइश पजीर था, उसको बाउंड कर दिया कि वो कॉलोनी या थाने से बाहर नहीं निकलेगा, उसकी ड्यूटी ख़त्म कर दी। इंसिडेंट क्या हुआ कि किसी तरीके से उसको इन्होंने किसी ने फ़ोन किया, अरशद को थाने के बाहर बुलाया और थाने के गेट के साथ ही, दीवार के साथ ही उसको वहाँ फायरिंग करके मार दिया। ये तीसरा कत्ल था जो वली बाबर के कत्ल को कवर अप करने के लिए किया गया था। ऐसा महसूस होता था जैसे वली बाबर के कत्ल के पीछे किसी मैक्सिकन या इटालियन माफिया का हाथ है, जो हर उस शख्स को रास्ते से हटा देता है जो कत्ल का सुराग लगाने की कोशिश भी करता है। केस से रिलेटेड हर शख्स खौफसदा था। पुलिस, सहाफ़ी और हत्ता के वकील भी पीछे हट रहे थे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश बदस्तूर जारी थी और इस तफ्तीश के नताइज भी सामने आ रहे थे। इंटेलिजेंस इदारे और कराची पुलिस एक एक करके इस केस की गुत्थियां सुलझा रहे थे। कत्ल के तकरीबन 2.5 महीने बाद पुलिस 5 अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, जो मुबैना तौर पर कत्ल की प्लानिंग में शामिल थे। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफ्तीशी टीम के सरबराह शफीक तनोली को भी पहली दफ़ा मीडिया के सामने पेश किया गया और उनकी कारकर्दगी पर उनको शाबाश दी गई। लेकिन जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, शफीक तनोली को एक मैसेज मौसूल हुआ। उनको एक नामालूम फ़ोन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि शफीक तनोली, तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और इसका तोहफा तुम्हें शाम तक मिल जाएगा। और शाम तक जो था वो गुलशन इकबाल में उसका जो भाई था, वो पुलिस वाला था, वो भी नवीद तनोली, उसको जो है वो दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कातिलों ने शफीक तनोली से बदला लेने के लिए इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उनके भाई के बाद उनके एक और करीबी साथी फैसल तनोली को भी कत्ल कर दिया। एक तरफ ये खूनी सिलसिला था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो दूसरी तरफ पुलिस और वली बाबर के अहले खाना को इन चैलेंजेस के बावजूद कोर्ट ऑफ लॉ में अपना केस लड़ना था। अव्वल तो कोई वकील ये केस लेने के लिए तैयार ही नहीं था। जिस वकील ने शुरू में ये केस लिया, वो एक के बाद दूसरे कत्ल से डरकर न सिर्फ केस से पीछे हट गए, बल्कि मुल्क से ही फरार हो गए। दूसरे वकील की तलाश शुरू हो गई। काफी कोशिशों के बाद दहशतगर्दों के मुख्तलिफ केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहने वाले और मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग के नायब सदर एडवोकेट अली रंधावा केस लड़ने पर राजी हो गए। लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गवाहान की फहरिस्त में शामिल अक्सर अफराद को पहले ही कत्ल किया जा चुका था। रजब बंगाली, आसिफ रफीक, अरशद कुंडी, सब ने तफ्तीश में अहम किरदार अदा किया था और इन सबको हमेशा के लिए खामोश कराया जा चुका था। गवाहों की फहरिस्त मुख्तसर होकर 2 नामों तक महदूद हो गई थी। उनमें से एक हैदर अली था, जिसकी गवाही इस केस में बहुत अहम थी। जूं समाअत का दिन करीब आ रहा था, हैदर अली की हिफाजत सख्त की जा रही थी। पुलिस किसी भी तरीके से उसको कोर्ट रूम में पहुंचाकर उसकी गवाही रिकॉर्ड पर लाना चाहती थी। 11 नवंबर 2011 वली बाबर के कत्ल को 10 महीने गुजर चुके थे और कत्ल के अहम समात में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। सोल्जर बाजार में वाक़ई पुलिस क्वार्टर्स में हैदर अली बैठा हुआ था जब अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लम्हे के लिए उसके दिल में खटका पैदा हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो महफूज है, पुलिस की तहवील में है, किसी को उसका पता मालूम नहीं है, तो किस बात का खतरा। यही सोचकर हैदर ने दरवाजा खोल दिया। पुलिस ने ही वहाँ रखा हुआ था इसको खुफिया तरीके से, और वहाँ पर लोग गए हैं इसको किसी बहाने से मिलने के लिए। इसको मिठाई का डब्बा पेश किया हैदर अली को, और मिठाई का डब्बा देते ही इसको जो है वो ही उस घर के अंदर जो है वो गोलियां मार के फरार हो गए।
एक एक करके तमाम गवाहान को मारा जा रहा था, लेकिन अदालत में केस भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन 27 सितंबर 2013 को इस केस को एक और झटका लगा। उस दिन नाजिमाबाद में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग में इस केस का एक और अहम किरदार मारा गया। इस सेक्टर में फिर उन्होंने क्या किया कि वली बाबर कत्ल केस के जो प्रोसिक्यूटर था नेमत अली रंधावा, उनको जो है वो नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग करके कत्ल किया। उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करके उनको निशाना बनाया। जी हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक सियासी जमात का रहनुमा होना उनकी जान नहीं बचा सका। वली बाबर के कत्ल के तकरीबन 2 साल और मुतअद्दिद गवाहों, पुलिस अफसरान और एक वकील के कत्ल के बाद सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये केस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कराची से 450 किलोमीटर दूर शिकारपुर के एक इलाके कंथकोट मुंतकिल किया जाए। वली बाबर के अहले खाना, सहाफ़ी और तफ्तीशी टीम के मेंबरान 6 महीने तक नवाबशाह में होने वाली प्रोसीडिंग्स अटेंड करते रहे। वो ये सारी मुशक्क़त उठाने के लिए भी राज़ी थे, क्योंकि एक तरफ मौत के साए थे और दूसरी तरफ ये मुशक्क़त। उन्होंने वली बाबर को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुशक्क़त को कबूल कर लिया और बिलाखिर 1 मार्च 2014 को वली बाबर के कत्ल के 3 साल और 2 महीने बाद कंथकोट की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसल मोटा और जीशान शानी को सजाए मौत और फैसल नफसियाती, नवीद पॉलका, मोहम्मद अली रिजवी और मोहम्मद शाहरुख खान को उम्र कैद की सजाएं सुनाई। फैसल मोटा और जीशान शानी जो फैसले के मुताबिक इस कत्ल में डायरेक्टली मुलव्विस थे और जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, वो दोनों फरार थे, जबकि बाकी मुल्ज़िमान इस वक्त पुलिस की हिरासत में ही थे। वली बाबर के कत्ल पर MQM को शक की नज़र से देखा जा रहा था और MQM हमेशा इस इल्ज़ाम की तरदीद करती रही, लेकिन अदालत ने जिन अफराद को सजाएं सुनाई थीं उन सब का MQM से ही ताल्लुक था। कुछ अरसे बाद जब MQM के बुरे दिन आए, इस हिट स्क्वाड के एक मेंबर का एतराफ़ी बयान भी सामने आया, जिसमें वो वली बाबर के कत्ल की तफसीलात बता रहा था। ट्रैफिक रुकी हुई थी, जीशान मेरे सामने से आया, सामने से आकर उसने जो कुछ 6 से 7 पाइप किए। यह एतराफ़ी बयान किस हद तक दुरुस्त था ये तो आप खुद ही फैसला करें, लेकिन इस कत्ल का MQM और 90 से गहरा ताल्लुक था। ये ताल्लुक आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा। अभी आपको तफ्तीशी टीम के सरबराह इंस्पेक्टर शफीक तनोली का अंजाम बताते हैं। जी, वही शफीक तनोली जिनके भाई और साथी को कत्ल किया जा चुका था और उन पर भी कई दफ़ा हमले हो चुके थे। शफीक तनोली उस वक्त मेन टारगेट वली बाबर केस के हवाले से MQM का था, जिसके ऊपर डिफरेंट अटेम्प्ट्स की इन्होंने, लेकिन इसको जो जिस अंदाज से मारा गया कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि इसको MQM मार सकती है, क्योंकि इसको पुरानी सब्जी मंडी के पास जो उसकी रिहाइशगाह थी, रिहाइशगाह के बाहर जो था वो, हालांकि इसके साथ पूरा एक कानवाई चलता था पुलिस का, तो वहाँ पर एक बार्बर शॉप के ऊपर वो हस्बे मामूल वहाँ रहता था, जाता था, जहाँ बाल कटवाता था, शेप बनवाता था। उसी बार्बर शॉप से मिलने के लिए जब गया है तो वहाँ उससे खुदकुश बम्बार ने जो है वो आकर जो है वो टकराया और उस खुदकुश हमले में न सिर्फ शफीक तनोली की डेथ हुई बल्कि उसके साथ 3 दीगर जो है वो पुलिस एहलकार भी जो थे वो इसमें शहीद हुए। लेकिन जैसे कहा जाता है, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मार्च 2015 में रेंजर्स ने 90 पर छापा मारा तो वहां से वली बाबर कत्ल केस का मरकजी किरदार फैसल मोटा बरामद हुआ। फैसल की गिरफ्तारी के बाद अब सिर्फ जीशान शानी बाकी रह गया था। कहा जाता है कि वली पर गोली जीशान ने ही चलाई थी, लेकिन वो ऐसा गायब था कि ना 2015 के ऑपरेशन में गिरफ्तार हो सका और न ही 2016 में अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ तकरीर और उसके बाद होने वाली कार्रवाइयों में उसका कोई सुराग मिला। यूँ लगा जैसे अब वो कभी हाथ नहीं आएगा। उसकी गिरफ्तारी की उम्मीदें ख़त्म होने लगी, लेकिन फिर जून 2020 के नॉर्मल दिन में टीवी पर अचानक वो खबर चली जिसका वली बाबर के घर वालों को शिद्दत से इंतजार था। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी वली खान बाबर का कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। कामरान उर्फ जीशान शानी को मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। ये तो छोटे मोटे गंदी नाली के कीड़े थे जिनको सजाएं हुई। जो असल कातिल है जो लंदन में बैठा हुआ है, मलका बरतानिया से अपील करेंगे और उससे हमें उम्मीद है कि वो हमें सही इंसाफ दिलाएगी। वली बाबर का कत्ल 2011 के आगाज़ में हुआ। अदालत को मुबैना कातिलों को सज़ा सुनाने में 3 साल लगे। 9 साल बाद इस कत्ल का आखिरी मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस कामयाबी के तकरीबन 1 साल बाद सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान की सज़ाएं मुअत्तल कर दी। फैसल मोटा और जीशान शानी का केस आज भी अदालतों में ज़ेरे समाअत है। इनको सज़ा मिलना तो दूर की बात, अभी कानूनी तौर पर यह तयन होना भी बाकी है कि वो वाकई कातिल थे भी या नहीं। हमने इस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी के दौरान वली बाबर के भाई से बात की। वो इस सूरत हाल से मायूस नहीं है, इसलिए नहीं कि उनको इंसाफ की उम्मीद है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने अपने मरहूम भाई को इंसाफ दिला दिया।
लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुल्ज़िमान ने कई साल तक जेल की हवा खाई और जिसको वली के भाई कत्ल का जिम्मेदार समझते हैं उसने अपना शर्मनाक ज़वाल देखा। वली के भाई समझते हैं कि पाकिस्तानी मयार के मुताबिक कुदरत और अदालत दोनों ने उनको इंसाफ दे दिया है, लेकिन हमारे जहन में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात आ रही थी। हम सोच रहे थे कि कराची में एक शख्स इतना ताकतवर था कि उसने न सिर्फ मुबैना तौर पर एक सहाफ़ी को कत्ल करवाया, बल्कि इस कत्ल को छुपाने के लिए जिस वक्त जिस जगह जिसको चाहा मौत के घाट उतार दिया। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इसको अपनी खुदाई पर कितना यकीन होगा, ज़वाल का ख्याल उसके जहन से कितना दूर होगा, लेकिन जब खुदा की लाठी चली तो उसकी सल्तनत ज़मीन बोस हो गई। वो कुदरत के एहतिसाब से इतना दूर नहीं जितना खुद को समझ रहा था। और यही कानून आज के ताकतवरों पर भी पूरा उतरता है, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती।